हेलो एवरीवन। बच्चों, हम आपके साथ बने हुए थे 1:45 पीएम तक। जब तक एग्जाम का पेपर शुरू नहीं होता, हमने आपके सारे डाउट्स आपके सॉल्व किए, पूरा रिवीजन आपको हम लोगों ने करवाया। एंड फाइनली बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को बहुत फायदा हुआ। मोटा मोटी अगर मैं बोलूँगा तो पेपर एवरेज था। हाँ, कुछ क्वेश्चन शायद आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। एमसीक्यूज के बारे में भी अगर मैं बोलूंगा तो मोटा मोटी ये एवरेज थे। कुछ एमसीक्यू हो सकता है आपको दिक्कत दे। हम लोग पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस कि कहां से आया, बुक में से कितना आया, क्वेश्चन बैंक में से कितना आया, इंपॉर्टेंट लिस्ट में से कितना आया, एबीसी एनालिसिस का क्या हुआ, उसके हिसाब से कितना आया, और एक एक का पूरा सजेस्टेड आंसर, डिटेल्ड एनालिसिस और उसके बाद में सजेस्टेड आंसर, ये हम लोग जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। और अब इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एमसीक्यूज। यस गाइज, एमसीक्यूज। हमारे स्टूडेंट हैं विभू, उन्होंने मेहनत की, वो पेपर लिखने गए थे, उनका पेपर हो गया, वापस आए और उन्होंने अपने मेमोरी के बेस पे उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो मेमोरी के बेस पे उन्होंने पूरे एमसीक्यूज लिखे। और फिर उन्होंने हमको कांटेक्ट किया कि सर कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, आप हमको बताइए। तो हमने उनको बताया कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एंड सो ऑन। तो उन्होंने ये पूरे एमसीक्यूज हमको बनाकर दिए हैं। ये उसके बेसिस पे है। हो सकता है इट इज बैंग ऑन टारगेट, बिल्कुल वैसे के वैसे हो एज इट इज, या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें छूट गई हो, ठीक है, कुछ टू द पॉइंट नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास में उसका कुछ अपडेट है, कुछ इनपुट है, तो जरूर कमेंट करके वीडियो में आप हमको बताएं, सो दैट इट इज गुड फॉर एवरीवन। जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उनके लिए जरूरी है, ताकि वो चेक कर सके कि क्या उनका आंसर सही है, क्या प्रॉपर है, क्या उसके बेस पे मार्किंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका अंदाजा लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे अपनी अगली स्ट्रेटेजी को तय कर सकते हैं। जो बच्चे अभी पेपर देने वाले हैं May 23 एग्जाम्स में, उनके लिए जरूरी है किस लेवल के एमसीक्यूज आ रहे हैं, कहां कहां पे कवरेज था, किताबों में चीजें थी, कहां से की क्या चीज आई थी, उसके लिए भी ये जरूरी रहेगा। चलिए फटाफट हम लोग एक एक करके चीजों को देखते हैं। ये पहला एमसीक्यू ऑपरेशनल ऑडिटिंग के ऊपर। ऑपरेशनल ऑडिट वी ऑल नो, ये इनपुट देता है, बताता है टॉप मैनेजमेंट को कि ऑपरेशंस को, मिड लेवल और लोअर लेवल ऑपरेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शनल ऑडिट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स को कैसे बेहतर करना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट होते हैं कि आपस में डिपार्टमेंट कैसे तालमेल बेहतर करे, और फिर स्पेशल असाइनमेंट। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पेशल असाइनमेंट के ऊपर था, इट वॉज ऑन स्पेशल असाइनमेंट्स। और कि भाई स्पेशल असाइनमेंट में किस तरह के असाइनमेंट आ सकते हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट ये इंस्टीट्यूट ने पहले से एग्जाम्पल दे के रखे थे, मॉड्यूल में भी था। हमारे भास्कर बुक और हमारी फाड़ू चार्ट बुक दोनों एकदम आइडेंटिकल है, इन द सेंस एक में सब कुछ चार्ट में है और एक में चार्ट प्लस टेक्स्ट दोनों है। जब भी मैं भास्कर बोलूं, भास्कर में भी इंक्लूड है और फाड़ू में भी इंक्लूड है। पेज नंबर 15.7 पे दिया हुआ है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। यस, आईटी सिस्टम की वैल्यूएशन के लिए आ सकता है, फ्रॉड के लिए आ सकता है, फ्रॉड पकड़ने के लिए आ सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम करना उसके ऊपर स्पेशल असाइनमेंट्स उन्होंने बोले डेफिनेटली इस पे आ सकता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता, यहां पे यही पूछा था, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक स्टेटमेंट बनवाना, ठीक है, ये स्टॉक ऑडिट है। स्टॉक ऑडिट में ये होता है जहां बैंक को रिपोर्ट दी जाती है कि सही में कंपनी के पास में स्टॉक है कि नहीं, उसका स्टॉक स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं। तो ये ऑपरेशन ऑडिट में नहीं आता, ये इसका आंसर है। हमारे भास्कर के पेज नंबर 15.7 पे, ठीक है, ये था। ये बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर वही 3 एग्जाम्पल थे, और चौथा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि वो स्टॉक ऑडिट है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे एनबीएफसी के ऊपर यह क्वेश्चन था। हम जानते हैं कि एनबीएफसी ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से ऑडिटर को एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, खास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए।
ऑडिट रिपोर्ट के डायरेक्शन से आरबीआई के, उसके हिसाब से अगर कोई भी चीज एडवर्स होती है तो ये उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाकर आरबीआई को भेजा जाता है। आरबीआई, और आरबीआई जब भी कोई सर्कुलर और कोई डायरेक्शन देता है तो खुद को बैंक बोलता है। बैंक मींस आरबीआई। एनबीएफसी पूरे चैप्टर में बैंक जब जब बोला जाता है, इट मींस आरबीआई इज रेफरिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसको रिपोर्ट करना चाहिए? तो आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस है अक्रॉस इंडिया, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। उसके अंदर भी रीजनल ऑफिस में बैंकिंग वाले ऑफिसेस की नॉन बैंकिंग, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड है, नॉन बैंकिंग वाले रीजनल ऑफिसेस जो नॉन बैंकिंग कंपनीज का सुपरविजन करते हैं, ठीक है, विच आर अंडर बैंक, बैंक मतलब आरबीआई, विच आर अंडर सुपरविजन ऑफ बैंक, दैट इज आरबीआई। जोनल ऑफिस गलत हो जाएगा, एसबीआई गलत हो जाएगा, एमसीए गलत हो जाएगा। ये भी भास्कर के पेज नंबर 11.7 में आपको एग्जैक्टली ये मिलेगा जहां पर ये बताया हुआ था, ठीक है। फाड़ू में भी कवर होता है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कारो 2020 का क्वेश्चन था कि कौन सा क्लॉज सही है। पहला क्लॉज, लॉस की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, हम सबको पता है, ठीक है, लेकिन 3 साल की रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो गलत था। फिर मटेरियल रिलेटेड पार्टीज एट आर्म्स लेंथ है क्या? आर्म्स लेंथ है क्या, ये रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। सारे अप्रूवल्स लिए गए ना और इंड एस एएस को फॉलो किया ना डिस्क्लोजर्स में, वो बताना पड़ता है। तो यहां पे हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो, ठीक है। आर्म्स लेंथ के बारे में नहीं बताना पड़ता। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर एज पर द नेचर, ये इंटरनल ऑडिट को लेकर बोलना पड़ता है। तो सही आंसर था सेक्शन 192। नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर हुए हैं तो क्या अप्रूवल लिया गया अंडर सेक्शन 192? जो लोग हमारा शॉर्टकट फॉलो करते हैं, नट्स अगर आपको याद है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमारे बुक में भास्कर में पेज नंबर 5.89 के ऊपर ही है। सारे के सारे एमसीक्यूज आपको जिस पेज पे मिलेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। फिर उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड। डेटेड मतलब साइन करना। ऑडिट रिपोर्ट को हम लोगों ने पूरी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने के बाद, हमारे सारे मन के डाउट्स खत्म हो जाने के बाद, जब हम सारे सबूत ले चुके हैं, ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर ले, उसके बाद हमने इसको साइन करना चाहिए। पूरी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए और जो मैनेजमेंट है उन्होंने साइन कर लेना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उन्होंने जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, फिर ही साइन करना चाहिए। देखिए हमारे नोट्स पे पेज नंबर 6.8 पे 700 के अंदर आपको मिलेगा कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, प्लस जिम्मेदारी उठा ली है। अब विभू ने जो हमको भेजा है उसमें ये दोनों भी है, मैनेजमेंट टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डी में ऑडिटर्स ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ये दोनों भी दिया हुआ है। एक्चुअली ये दोनों चीजें हो जानी चाहिए। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन विच to base the auditor's opinion on financial statement, including the evidence that all statements that comprise including red notes have been prepared, and those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statements. तो दोनों बातें कवर होनी चाहिए। अब ये दोनों बातें जो हम देख रहे हैं, ये दोनों की दोनों बातें दो अलग अलग ऑप्शंस के अंदर दी हुई है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इसमें शायद कुछ लिखने में दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम हुई है। अगर फिर भी अगर ऐसे दो ऑप्शन आते हैं तो मैं भी डी को ही प्रेफर करूंगा कि पहले सबूत सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाना चाहिए हमको, कि भाई हम हमारा ओपिनियन बना सके, और इसका भी कि भाई आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस की आपने भी साइन कर लिया, जिम्मेदारी ले ली, उसके बाद ही हम साइन करेंगे। अगर ऐसे होता है तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है।
आपको अगर ज्यादा इनपुट तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए इसके बारे में। फिर अगर हम लोग बात करते हैं टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3CD क्लॉज 21, ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट तो किए जाते हैं लेकिन अलाउड नहीं होते, उनके डिटेल्स देने पड़ते क्लॉज 21 में। तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि उसमें कैपिटल नेचर खर्चे, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ, अगर आप, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स में, उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर ऐड देते हो तो वो डिसअलाउड होता है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ, किसके डॉक्यूमेंट्स में अगर आप ऐड देते हो तो वो डिसअलाउड होता है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी कौन से खर्चे डिसअलाउ होते हैं वो नहीं पूछा है, ये पूछा है कि एडवर्टीजमेंट आप किसके डॉक्यूमेंट्स करते हो तो वो डिसअलाउ होगा। भास्कर के पेज नंबर 12.3 पे आपको ये मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी समय से पूछा जाता है अलग अलग बार, कि 7 पार्टनर्स हैं, क्या एक ही पार्टनर सब साइन कर सकता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने पार्टनर्स है 7 इंटू 60 420 की लिमिट है, पूरा 420 एक ही पार्टनर साइन कर सकती है। तो क्या सुजाता साइन कर सकती है? ठीक है, तो यहां पे कैन साइन, यहां पे कैन साइन 60 गलत हो गया। ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली इंडिविजुअल 30 गलत हो गया। अदर्स साइन 0, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बार बार हमारे भास्कर के पेज नंबर 18.121 में, ठीक है, ये था, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इंडिविजुअल एंड यहां पर, ठीक है, चौथा जो है इंडिविजुअली 420 ईच, ये बराबर ड्राफ्ट किया हुआ लिखा हुआ नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ गलत है। बट डेफिनेटली सुजाता कैन साइन, सुजाता के बारे में पूछा हुआ है तो सुजाता बिल्कुल साइन कर सकती है। क्वालिटी रिव्यू साइकिल के ऊपर पूछा हुआ है कि फर्म्स को अपना क्वालिटी रिव्यू कितने फ्रीक्वेंटली करवाते रहना चाहिए। देखिए, ये क्वालिटी रिव्यू साइकिल का चार्ट बना हुआ था कि अगर 20 से ज्यादा पार्टनर है तो 3 साल में एक बार, 10 से ज्यादा है तो 4 साल में एक बार, लेस देन 10 तो 5 साल में एक बार। अब यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पे, तो यहां पे अगर 3 साल, 20 से ज्यादा है तो 3 साल, 1 इन 3 ईयर करवाना जरूरी है, बिल्कुल सही है। ये बाकी के जो ऑप्शंस है थोड़े आधे अधूरे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो गलत होंगे। ए वाला सही है तो बाकी गलत होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। 10 to 20 के 4 साल लगते इसलिए गलत हो गया है, 2020 में वापस 4 साल लगते हैं इसलिए गलत, ये 2 गलत हो गए हैं। फिर ऐसे 600, 610 और 620, 600 है ब्रांच ऑडिटर्स के लिए। ब्रांच इज नथिंग बट कॉम्पोनेंट, ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑडिटर या फिर सब्सिडरी का ऑडिटर, उसके कॉम्पोनेंट। बहुत बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो छोटे छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके कंसोलिडेट होते हैं, उसके जो ऑडिटर्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट ऑडिटर। वैसे 600 इज फॉर ब्रांच ऑडिटर्स एंड सब्सिडरी ऑडिटर्स, एसोसिएट ऑडिटर्स। तो इंटर ऑडिटर के 610 है वो आंसर नहीं है, ज्वाइंट ऑडिटर के लिए 219 है वो आंसर नहीं है, प्रीवियस ऑडिटर के लिए ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 510 में हम काफी कुछ डील करते हैं, 510, 710 में परफेक्ट आंसर है कॉम्पोनेंट ऑडिटर। भास्कर के पेज नंबर 2.21 पे है ये। फिर हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के एमसीक्यूज है, और जो ट्रेडिशनल एरियाज थे वहां से एमसीक्यूज है कि भाई आपके सीएनएजी गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सीएनएजी को भेजनी पड़ती है। उनके पास कितना टाइम होता है एक्शन लेने के लिए? 60 डेज का टाइम होता है। 60 डेज कहां से? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या डेट ऑफ रिसीट? ये कॉमन सेंस लगाना था। कॉमन सेंस है, उनको जब रिपोर्ट मिलेगी वहां से 60 डेज, वहां से उनके पास में 60 डेज रहेंगे एक्शन लेने के लिए। करेक्ट। ऑडिट रिपोर्ट से 60 डेज कैसे ले सकते हैं? बेचारे के पास कोई टाइम ही नहीं रहेगा। तो उनको जब मिलता है, ये कॉमन सेंस लगाता है, उनको जब मिलता है वहां से 60 डेज लेने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा लॉ की लैंग्वेज रटे, बिल्कुल जरूरत नहीं थी इसकी। ये इंटरेस्टिंग सा था। आपका लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, दो तरह के अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस।
रीजनेबल मतलब हमारा ऑडिट असाइनमेंट, और लिमिटेड अश्योरेंस मतलब हमारा रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है, भास्कर के पेज नंबर 1.4 में बिल्कुल ये बातें लिखी हुई है। अब ये जो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट है, इसमें क्या होता है? जो ऑडिट है उसमें हम लोग ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पर लेकर जाते हैं, लो लेवल पे आते हैं, और रिव्यू असाइनमेंट में, लिमिट अश्योर असाइनमेंट, हम उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक जाते हैं, सिर्फ एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आते हैं। दोनों में फर्क क्या है? ऑडिट में एक्सेप्टेबली लो लेवल पर लाते हैं और यहां पे सिर्फ एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आते हैं। तो पहले इसमें एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आते हैं और रिव्यू में हम निगेटिव ओपिनियन देते हैं कि हमने पूरा रिव्यू परफॉर्म किया और हमको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिसस्टेटमेंट है। हम पॉजिटिव अश्योरेंस नहीं देते, निगेटिव तरीके से अश्योरेंस देते हैं। करेक्ट? तो हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आते हैं, ये सही आंसर था, और निगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन हम लोग देते हैं। एक्सेप्टली लो लेवल गलत हो जाएगा, एक्सेप्टेबल लेवल पर इक्वल टू नहीं, उससे नीचे लेकर आते हैं हम लोग। और पॉजिटिव अश्योरेंस हम लोग नहीं देते। लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब रिव्यू एंगेजमेंट हम लोग निगेटिव तरीके से ओपिनियन हम लोग देते हैं। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन आया कि भाई सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, यस, सभी लिस्टेड कंपनीज में एलओडीआर के हिसाब से सीईओ और सीएफओ को सर्टिफाई करना पड़ता है। सिस्टम बराबर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है, और कम्युनिकेशंस बराबर किए थे ऑडिट कमिटी ने। ठीक है, कौन सी चीज? रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स विथ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सब सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, ये जो तीन चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू बिल्कुल सही है, करेक्ट। और जो इन्होंने बराबर ये भी बताना पड़ता है कि हमने बराबर इन्फॉर्म किया ना ऑडिट कमिटी को, कोई भी फ्रॉड हुआ उसके बारे में हमने बराबर इन्फॉर्म किया ना ऑडिट कमिटी को फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। सीईओ सीएफओ को कम्युनिकेट करना पड़ता है, बिल्कुल उनको ये सर्टिफाई करना पड़ता है। हमने सब सिस्टम भी देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, और हमने कम्युनिकेशन भी टाइम टाइम पर हम करते रहे। डिस्प्यूट्स के बारे में कुछ बोलना नहीं पड़ता है। फिर आपका ये सेक्शन 210, जनरली मैं बोलता हूं सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन लॉ में कवर होता ही है, और ये लॉ का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, काफी डेप्थ में कवर होता है। तो मैं ऑडिट पढ़ाते वक्त स्पेसिफिकली इसको फिर से कवर नहीं करता हूं, ठीक है। और वहां साफ साफ लिखा होता है कि लॉ के नोट्स आप देखिए। तो सेक्शन 210 में इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है किसके रिक्वेस्ट पे? अगर कंपनी, अगर इंस्पेक्टर बोलता है कि इंस्पेक्टर जो आरओसी ने अपॉइंट किया था वो बोलता है कि यार कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो करवाना पड़ेगा। कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए बोलती कराओ, तो करवाना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कब ऑर्डर करता है? तो या तो इंस्पेक्टर ने उसको बोला हो, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके खुद कंपनी ने बोला हो, या पब्लिक इंटरेस्ट में। क्रेडिटर नहीं आता यहां पर। यही पूछा हुआ है कि किसकी बात कंसीडर नहीं की जाती, तो क्रेडिटर की बात यहां पे कंसीडर नहीं की जाती। यह आंसर था। फिर आगे हम बोलेंगे कि पिताजी सीईओ और प्रमोटर है, और जो बेटा है वो चेयरपर्सन बनकर बैठा हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट डिग्री है उसके पास में, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चलेगा क्या? अब ऐसा है कि किसका? ऑडिट कमिटी का और नॉमिनेशन रेम्युनरेशन। ऑडिट कमिटी और नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, बंदा इंडिपेंडेंट चाहिए, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। कहां से बंदा इंडिपेंडेंट है? अगर अपना बेटे को ही अपॉइंट कर दिए हो तो कहां से बंदा इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंस तो कोई रहा ही नहीं। तो आंसर इज नो, बिकॉज रिलेटिव है, सीईओ प्रमोटर का रिलेटिव है, बंदा इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। इसको आप अपॉइंट ही नहीं कर सकते चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी, चेयरपर्सन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, क्योंकि बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर
यहां पे सेल्स सर्टिफिकेट चाहिए था, सेल्स सर्टिफिकेट चाहिए था। तो क्योंकि सेल्स सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, अर्जेंट सेल सर्टिफिकेट चाहिए था, और पार्टनर्स बहुत बिजी थे, कहीं घूमने गए थे इंडिया के बाहर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जो एक बंदा है फर्म के अंदर एक बंदा है जिसको नॉलेज है अभी सीए कंप्लीट करने का है, वो फर्म के बिहाफ में साइन कर देता है। फर्म के बिहाफ में अटेस्ट फंक्शन सिर्फ पार्टनर्स कर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, बस वही कर सकते हैं। विभू ने जिन्होंने भेजा उन्होंने आंसर एक लिखा हुआ है, बट द पर्सन शुड बी गिल्टी, ठीक है। सेल सर्टिफिकेट है, नॉट गिल्टी, येट टू बिकम सीए, ठीक है। मैनेज जो बंदा, देखो प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो चार्ट अकाउंटेंट को लगता है, जिसने बोला परमिशन दी उसको लगता है, जो बंदा अभी सीए नहीं बना उसको नहीं लगता है। बोथ आर गिल्टी ऐसा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको तो लगता ही नहीं है। तो किसको लगता है? ये सिर्फ लगता है चार्ट अकाउंटेंट को, जिसने परमिशन दी, हाँ भाई हम हमारे बिहाफ में तू साइन कर दे, उसने बोला ही गलत, उसको ही प्रोफेशनल एथिक्स लगता है एंड डेफिनेटली गिल्टी। सेल सर्टिफिकेट साइन नहीं करना चाहिए था। फिर कोसो, कोसो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। देखो इंटरनल कंट्रोल कैसा होना चाहिए इसके बारे में बहुत लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दे के रखे हैं, पेज नंबर 3.35 पे हमारे बुक में। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के जो कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 315 के अंदर, ये कोसो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन इन्होंने ही बनाए थे, और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड इन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। हमारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में भी वहीं से आए हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोसो, और उसमें एक है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट यहां पूछा था कि प्रिंसिपल्स, ये जो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट ने सिंसियर रहना, इंटरनल कंट्रोल्स को इंपॉर्टेंस देना उसके प्रति, उसके लिए अच्छी टीम खड़ी करना, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना कि सब इसके हिसाब से काम करे। तो ये सारी बातें किसकी है? रिस्क असेसमेंट की, कंट्रोल एक्टिविटी मॉनिटरिंग या कंट्रोल एनवायरनमेंट? ये 100% कंट्रोल एनवायरनमेंट की है। अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, सिंसियरली सीरियसली सिस्टम्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ये था करेक्ट। अब इसके बाद में फिर अगर ऑडिट फीस अनपेड है तो नया बंदा ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज नो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सिक कंपनी। सिक कंपनी में ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कि इवन इफ ऑडिट इज अनपेड आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सिक कंपनी मतलब क्या? देखिए सिक कंपनी मतलब क्या, ये हमारे 18.115 पेज पे था। रजिस्टर्ड होना चाहिए कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, नई नवेली कंपनी नहीं होनी चाहिए, और उनके लॉसेस इक्वल टू और मोर देन द नेटवर्थ, मतलब नेटवर्थ जीरो हो जाना चाहिए या फिर निगेटिव हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो ये कंपनी का नेटवर्थ कब हम लोग ले सकते हैं? वी कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट अगर उसका नेटवर्थ जीरो या निगेटिव हो गया है, करेक्ट। सीजी अप्रूवल की बात, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है 143(3)(i), मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आईएफसीआर की जो रिपोर्टिंग होती है एग्जेम्पशन है, 1 पर्सन कंपनी, उससे बड़ी स्मॉल कंपनी, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका बोरोइंग इज नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ और टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़, ठीक है। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात थी, ये स्मॉल साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्मॉल कंपनी ऐसा बोला नहीं है, स्मॉल साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। ऐसे स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में भी वो आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना स्मॉल कंपनी के लिए हमको लास्ट ईयर का टर्नओवर लगता है, करंट ईयर का टर्नओवर नहीं लगता है। एनीवेज, ठीक है, यहां पे लिमिट्स, सी ऑप्शन में लिमिट्स गलत थी।
ये लिमिट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल, डेफिनेटली इट इज अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी है ही वो, लेकिन वहां पे सिर्फ स्मॉल लिखने स्मॉल नहीं हो गया, उसकी लिमिट्स की वजह से स्मॉल। स्मॉल कंपनी को भी एग्जेम्पशन है, और अगर स्मॉल कंपनी नहीं भी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, और अगर ये दो लिमिट्स अगर फुलफिल होती है, जो बिल्कुल ये लोग फुलफिल कर रहे हैं, जितने डिटेल्स मेरे पास है उसके हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, ठीक है। रिजाइन कर दिया तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है सेक्शन 140 के अंदर, कंपनी को इन्फॉर्म करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है, गवर्नमेंट कमिश्नर सीएनजी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म नहीं करोगे तो 50,000 और ऑडिट फीस विचर इज लोअर का आपको पनिशमेंट लगता है। यहाँ पे 49,000 की फीस थी, विचर इज लोअर का पनिशमेंट लगेगा, और उसके बाद भी नहीं करोगे तो 500 रुपीज पर डे का पनिशमेंट चलता रहता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। अब यहां पे सिर्फ इतना हुआ था कि पहला फाइन कितना लगेगा, तो 49,000 का। अब अगला क्वेश्चन है प्रोहिबिटेड सर्विसेज पे, सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट, कि एक ऑडिटर है और वो बहुत नॉलेजेबल है, उसके पास में कुछ फॉरेन कोर्सेज की डिग्री है, बहुत बढ़िया है, तो ऑडिट के साथ साथ में उसको मैनेजमेंट सर्विसेज देने के लिए भी उसको अपॉइंट कर दिया। उसने फॉरेन कोर्स से सीमा किया है, उससे इंप्रेस हो गए, भैया ऑडिटर से ऑडिट करवाओ, आप मैनेजमेंट सर्विसेज वाला काम नहीं दे सकते। न्यूली क्वालिफाइड का कोई फंडा नहीं है, न्यूली क्वालिफाइड हो या सालों पहले क्वालिफाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मैनेजमेंट सर्विसेज का काम नहीं दे सकते। मैं और बता दूं, कुछ बच्चों को ये बहुत आसान लग रहा होगा। देखो, एग्जाम कंडीशन में बड़े बड़े केस स्टडीज होते हैं, बहुत सारा डेटा दिया होता है, उसमें मुद्दे की बात को ढूंढ के निकालना, कॉन्सेप्ट्स को समझना कुछ के ऊपर है, ऑप्शंस एकदम ट्रिकी लगते हैं, एक में एक से मिलते जुलते होते हैं, तो तब ये चैलेंजिंग बन जाता है। आप समझ लोगे अरे ये तो बहुत ही केक वॉक है, ऐसा प्रैक्टिकल जब हम एग्जाम पेपर सॉल्व करने आते हैं ऐसा होता है नहीं, ठीक है। अब फ्रॉड मिला है, फ्रॉड में फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, 2 दिन के अंदर आपको ऑडिट कमिटी बीओडी उनको बताना पड़ता है, और उनको समय देना पड़ता है अराउंड 45 डेज। फिर उसके बाद में हम, अगर बड़ा फ्रॉड है तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उसके ऊपर है, बहुत ही लिखा हुआ, आई डोंट रिमेंबर दी ऑप्शंस, तो डेफिनेटली रिपोर्ट द फ्रॉड टू, 2 दिन के अंदर उनका रिप्लाई 45 डेज के अंदर आएगा, पहला उसका आंसर है। तो गाइज ये मुझे मिले, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत काम आएगा, ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज। और याद रखिएगा, वी आर गोइंग टू कम अप विद द डिटेल्ड एनालिसिस एंड सजेस्टेड आंसर्स सून।